हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे हमारे अतीत जो सेकंड बुक है और उसी में हमारा चैप्टर नंबर जो है आपका 3rd चल रहा था। ठीक, तो चैप्टर नंबर 3rd को सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे और एक एक करके बात करेंगे। आज हम 3rd नंबर चैप्टर में बात करेंगे दिल्ली के सुल्तान की, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कल हमने बहुत सारी चीजों को देखा, नए राज्य और राजाओं के विषय में हमने पढ़ा और उन्हीं पे हमने जो है गौर करके भी देखा था और उन्हीं पर हम लोग आगे भी इसी क्रम में अपनी बात करने वाले हैं। ठीक, ध्यान रहेगा। तो दिल्ली की सल्तनत के बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अध्याय 2 में हमने देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र में राज्यों के केंद्र बन गए थे। आपने गौर किया गया है कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। क्या नहीं है? किसी भी ऐसे राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। यानी कि दिल्ली कब आया? 12वीं शताब्दी के अस्तित्व में आया। उससे पहले दिल्ली इतना बड़ा नहीं था। अगर था तो कभी 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास था, या कह सकते हैं 3वीं 4वीं में था जब आपके महाभारत हुआ था और महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। तो उस समय रहा होगा। तो वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, ये हम इसमें देख रहे थे। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले तो तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? किस राज्य की राजधानी बनी? 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान यानी चौहानों के नाम से जाना जाता था। ये परास्त किया गया। तोमर और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्यिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। इस शहरों में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जहां अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। देवली कहे जाने वाले भी सिक्के ढाले जाते थे जो काफी प्रचलित थे। आपको पता होना चाहिए दिल्ली में सबसे पहले कौन थे? तोमरों का राज था और कहते हैं दिल्ली को बसाया था अनंगपाल सिंह तोमर ने। किसने? अनंगपाल सिंह तोमर ने। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक, और जो चौहान है वो पहले किस नाम से जाने जाते थे? चौहान नाम से जाने जाते थे। ठीक, और क्या था? दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक कर था। ठीक, और यहाँ क्या थे? बहुत सारे समृद्धशाली जैन परिवार भी आपका रहते थे जिन्होंने इसका यहाँ आपका जो था निर्माण कराया। ठीक, अब देखिए 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली ऐसी राजधानी बन गई जिसका केंद्र नियंत्रण महत्वपूर्ण बड़े क्षेत्र पर फैल गया। तालिका 1 में नजर डालिए और उन 5 तालिका वंशों की पहचान करिए जिनसे मिलकर दिल्ली बनी है, जिनके इलाके में आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। वहां सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। दिल्ली एक कुन्हा, सीरी, जहांपना के चित्र को पहचान लिए। ठीक, देखिए ये पूरा क्षेत्र है दिल्ली का। सबसे पहले देखिए दिल्ली में आप फिरोजाबाद, फिरोजा कोटला, खाजहो, सीरी, जहांपना, दिल्ली कुन्हा, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, ये आपकी यमुना है जो दिल्ली से निकलती है और ये पुराना दिल्ली का यमुना का मार्ग है। आप इसको एक बार गौर करके देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें क्या है समझ आएंगी और इसमें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, कि दिल्ली की स्थिति क्या है देख लीजिए। देख लिया? चलिए, अब तालिका दी गई है और ये तालिका आपको नोट करनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान रखिए दिल्ली के शासक। तो सबसे पहले दिल्ली में अगर किसी का राज था तो सबसे पहले जो राजपूत वंश के शासक थे उन्हीं का ही राज था और उसमें सबसे पहले राजपूत वंश में तोमरों का शासन था। ठीक, ठीक है, ये इस समय दिल्ली में। और तोमरों में सबसे पहला उनका शासक था अनंगपाल सिंह तोमर, इसने 1130 से लेकर 1145 तक शासन किया। और तोमरों के बाद आए दिल्ली में आपके चौहान और चौहानों में उनका प्रसिद्ध राजा था पृथ्वीराज चौहान। ठीक,
इसके आगे थर्ड लगा दीजिए, जिसने 1175 से लेकर 1192 तक आपका राज किया है, और चौहान रहे हैं 1165 से लेकर 1192। तो पहले इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आरंभ में तुर्की वंश प्रारंभ होगा और कैसे गुलाम वंश इसको बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? गुलाम वंश भी हम कहेंगे। लिखिए इसको। आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए, जब पृथ्वीराज चौहान आपके शासन कर रहे थे तो उस समय महमूद गौरी भारत पर आक्रमण करता है और तराइन की 2 लड़ाई होती है, 1191 की और 1192 की। तो 1192 की जो आपकी लड़ाई है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और 1191 की लड़ाई में आपका तराइन की लड़ाई थी, उसमें महमूद गौरी को पहले युद्ध में परास्त करते हैं। सेकेंड युद्ध में उनको बंदी बनाकर ले जाता है और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान के पूरे क्षेत्र पर कौन शासन करेगा? महमूद गौरी का आपका गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन शासन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो आपके तुर्की के थे, इसलिए वहां इनको तुर्की शासक कहा गया, और ये सारे किससे थे? गुलाम वंश से थे। किससे थे? गुलाम वंश से थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? गुलाम वंश से थे। चलिए मैं हटा देता हूं। चलिए, आप इनको लिखिए। प्रारंभिक शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, सामुद्दीन इल्तुत्मिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन। इनके समय पीरियड को लिखिए, ठीक, और इनके टाइम पीरियड को लिखिए। और बगल में दिखाया गया है इल्तुत्मिश का मकबरा। मकबरा वो स्थान होती है जहां किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है, और दफनाने के बाद जो स्थापत्य कला बनती है उनको मकबरा कहते हैं। सबके अलग अलग मकबरे हैं, ध्यान रखना है। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप गुलाम वंश को देख लेंगे, उसके बाद हम खिलजी वंश के शासकों को भी देखेंगे। आप इनको इसी क्रम सारणी में आप कॉपी भी कर सकते हैं, आप इनको हाईलाइट करके भी देख सकते हैं। ठीक, अगर आप इस तरह से देख लेंगे तो आपको एक पूरा दिल्ली सल्तनत का जो क्रम है वो आपको पूरा याद हो जाएगा कि किस क्रम से कैसे क्रम में आपका विभाजित हुए हैं। आप उस पूरे क्रम को बात कर सकते हैं, इस पूरे क्रम को जो है देख सकते हैं। देख लिया? चलिए, अब जैसे ही आप ये तुगलक शासक देख लेंगे, गुलाम वंश के बाद आपके खिलजी आएंगे। खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक शासन करेंगे, लगभग 30 साल। उसमें 2 इसके प्रमुख शासक रहेंगे, और भी शासक हैं, जैसे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। और आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही काबिल शासक था, और इसने बहुत सारे अभियान चलाए। बहुत सारे शासकों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप इनके विषय में लिखिए और बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इनको देखिए। देख लिया? चलिए, अब तुगलक वंश के शासकों को देखिए। ये हैं आपके तुगलक वंश के शासक, आप इनको गौर करिए। ठीक, तुगलक वंश के बाद नंबर आएगा आपका सैयद वंश का। किनका नंबर आएगा? सैयद वंश। और सैयद वंश आपका रहेगा 1414 से लेकर 1451 तक, और खिज्र का इसका महत्वपूर्ण शासक रहेगा। ठीक, उसके बाद आएगा लोधी वंश, और लोधी वंश में बहुत इंपॉर्टेंट शासक है बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी के बाद ही, लोधी वंश के बाद ही मुगल सल्तनत की स्थापना होगी भारत में। देखिए, ये तो है इनके वंश क्रम। अलाई दरवाजा को देखिए, देख लीजिए इमेज, अलाई दरवाजा, और उसके साथ नीचे देखिए दिल्ली के सुल्तान, वही है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। किसका है? ये वाला जो आपको मकबरा दिखाई दे रहा है, ये है फिरोज शाह तुगलक का। इसके बाद अब बात करें आपका दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी। कह रहे हैं जो दिल्ली के सुल्तान हैं, इनके विषय में हमको जानकारी कहां से मिली है, क्या चीजें हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापित कला
भवन निर्माण के माध्यम से काफी सूचना मिली है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, बहुवचन जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन में फारसी भाषा में लिखे गए थे। अब ये कुछ इमेज देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आप ये सारी इमेज को देखें। चलिए देखिए, तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र, 13वीं शताब्दी के इतिहासकार फर्के मुरद ने लिखा है, राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकता। वेतन आता है किसानों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुकाएगा जब वो खुशहाल और प्रसन्न होगा। तभी ऐसा हो सकता है जब राजा न्याय, ईमानदारी से प्रशासन को बढ़ावा दे। कह रहे कभी हो सकता है सारे काम जब राजा न्याय पर टिका हो, ईमानदारी से काम करे, शासन प्रशासन को अच्छे चलाए, तो ही सारी चीजें क्या हो सकती हैं, सुलभ हो सकती हैं और सारे काम अच्छे से हो सकते हैं और अच्छे से चल सकते हैं। ठीक, ये कुछ और बातें ध्यान रखें। तारीख के लेखक ने नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद तभी रहते होंगे वे जब अक्सर इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें से ढेर सारे इनाम, रकम पाने की आशा में लिखे हैं। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज को बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार में सारे लोग सहमत नहीं थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी है। इस युग में इतिहासकार मिनाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य थी और सक्षम थी, लेकिन फिर भी एक रानी के शासक के रूप में उसे मान्यता नहीं दे पाए। दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप के प्रशासन करने की कोशिश की प्रशंसा नहीं करते थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अब देखिए, इतिहास में पूरे इस सल्तनत में एकमात्र ऐसी बेटी है इल्तुतमिश की जिसका नाम है रजिया सुल्तान, और ये ऐसी है जो पूरे इस इतिहास में क्या है, दिल्ली की सल्तनत पर बैठेगी। ठीक, क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बैठेगी और अपने सारे बहन भाइयों में सबसे ज्यादा योग्य थी। पुत्री किसकी थी, इल्तुतमिश की। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, उसी प्रकार इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था। और शासक कौन करेगा इसके बाद, जब उसने वहां देखा इल्तुतमिश ने कि कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है, तो वो अपनी बेटी को गद्दी पर बैठाता है। लेकिन तुर्क लोग क्या थे, स्त्री के शासन से देख के चिड़े हुए थे। पता है कि काम अच्छा करती है, महिला है, लेकिन वो अपना शासक महिला को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और अंततः रिजल्ट क्या निकलता है कि उसको सिंहासन से हटा दिया गया। क्या कर दिया, उसको सिंहासन से हटा दिया। और यही कारण है जो ये सारी चीज हुई है और देखने को मिली है जो बिगड़ी। चलिए, कुछ शब्द दिए हैं, जैसे जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब क्या है। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार धारण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्ति को ही कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिल जाता है। ठीक, लिंग भेद का मतलब है स्त्री तथा पुरुषों के बीच समाज तथा शरीर संरचना संबंधी अंतर है। आमतौर पर यह तर्क देता है और कारण है कि पुरुष स्त्री की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि सिंपल कह रहे हैं कि पुरुषों को ही श्रेष्ठ माना गया है, जो एक उस समय की बड़ी रूढ़िवादी सोच थी। आज के समय में हमारा संविधान, हमारा समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि महिला और पुरुष में कोई किसी प्रकार का अंतर है या भेद है। ठीक, ये हमको समझना चाहिए और हमको इस पर गौर करना चाहिए। चलिए, अब बात कर रहे हैं रजिया के बारे में, मिनाज-ए-सिराज के विचार। अब देखिए, मिनाज-ए-सिराज उस समय के बहुत बड़े लेखक थे। वो क्या कह रहे हैं, ध्यान देना है। मिनाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्री को पुरुष के अधीन होना चाहिए। यानी कि स्त्री क्या हो, पुरुष के अधीन हो।
और रानी खुद इस शासन की इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है और कह रहे रानी क्या हो रही है, इस शासन व्यवस्था के विरुद्ध जा रही है। क्यों? इसलिए मैं पूछता था कि खुदा ही रचनाकार के खाते में उसका ब्यौरा क्यों मर्दों की सूची में नहीं आता। इसलिए इतनी सारी शानदार खूबियों को हासिल कर लिया हुआ उसने, रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों में अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वरांगल क्षेत्र पड़ता है में किसी समय कार्तिकेय वंश का राज था। उस समय रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1363 के व्यवहारिक में रजिया के बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया। एक और महिला थी कश्मीर की रानी किद्दा, जिसका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला था। जाहिर है कि प्रजा में अपनी पिर्रे रानी का स्नेह भर संबोधन था। मिनाज सिराज के विचार व्यक्त करते हैं। आपको लगता है क्या रजिया के विचार ये सही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए क्या शासक बनना इतना कठिन क्यों था? अब कहते हैं कि मिनाज सिराज ने एक पंक्ति और लिखी थी कि रजिया के अंतर्गत वो सारे गुण थे जो उसको शासक बनाना था, बस उसमें अंदर कमी थी। तो एक रजिया क्या थी? एक महिला थी, यानी कि उसमें जो क्वालिटी थी वो सब अच्छी थी, शासक बनने लायक थी, लेकिन बस कमी क्या थी? वो महिला थी। तो इस तरह का विचार, रूढ़िवादी सोच की, परंपरावादी सोच की बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिला है। और कहते हैं जो आपके रुद्रमा देवी थी आंध्र प्रदेश में वारंगल क्षेत्र में, जब वो शासन कर रही थी, लोगों को भ्रम फैलाया कि वो क्या है? पुरुष है, और लोगों में इस तरह का शासन किया ताकि लोग एक नई मिसाल तौर पर पेश कर सकें। और रुद्रमा देवी ने इन सभी चीजों पर गौर करके बहुत अच्छे से शासन किया। ठीक, इन्हें आप देख सकते हैं। तो इतना हमने इसमें गौर करके देख लिया रजिया सुल्तान के विषय में कि वो उसको महिला होना कितना भारी था। अब देखिए रजिया कौन है? गुलाम वंश की तीसरी शासक हैं। कब रही है? 1236 से लेकर 1240, यानी केवल 4 वर्ष वो शासन कर पाई। ठीक, ये हमको गौर करना था। देखिए उस समय आपका पांडुलिपि तैयार होती थी। जो हमको जानकारी मिल रही है ये सब चीजों की, ये पांडुलिपि थी। और कैसे होती थी? पहले कागज तैयार करना, फिर लिखना, फिर महत्वपूर्ण शब्दों को, अनुच्छेद को ध्यान में रखकर आकर्षण कर सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग करना। तो कहीं जाकर इस तरह से एक कोई पांडुलिपि बनती थी जिसके विषय में किसी उस समय के जो भी सुल्तान था उसके विषय में, उनके इतिहास, उनका शासन, उनके प्रशासन, उनके विषय में सारी चीजें एक्सप्लेन करके दी जाती थी। क्लियर है? और ये सारी चीजें इसमें आपका रखी गई हैं, जोड़ी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार और गैसिन शहर से भारत साम्राज्य है। सबसे पहले दिल्ली के पास पड़ोस के रीजन को आप थोड़ा सा जज कीजिए, पढ़िए कि दिल्ली का बसा हुआ क्षेत्र क्या था। देख लिया? चलिए सबसे पहले देखिए दिल्ली के पास ही सारे बस्तियां बसी हुई हैं। ये सारे छोटे छोटे शहर हैं जिनको आप देख सकते हैं। बदायूं खैर ये आपका यूपी में पड़ता है, बहुत पुराने रियासत रही है ये भी। ये सब क्या है? छोटे छोटी जगह है दिल्ली के आस पड़ोस की बात। और अगर हम बात करें रणथंभौर और ग्वालियर की, ये आपका चंबल वाला रीजन है, सब ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट है। अजमेर, संभाया, काल, ये सब कहां है? ये राजस्थान में है। कालसी उत्तराखंड वाला पार्ट है। ठीक, ये देखिए अवध उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, इनको देखिए। ठीक, इनसे देखने में आपकी बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी? स्पष्ट हो जाएंगी कि दिल्ली इसके ऐसे पास पड़ोस के क्षेत्र थे जो शासन प्रशासन में बड़ी महत्वपूर्ण योगदान रखते थे। ठीक, इनको देखिए। आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासक गैरसीन
यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ी के निवास के लिए मजबूत किले शहरों में शायद ही ऐसा फैला होगा। शहरों से संबंधित, लेकिन यह दूर भीतर प्रदेश का उसका नियंत्रण के ना के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर लूट मार पर निर्भर रहना पड़ता था। क्या था? इन सभी पर आपका जो था निर्भर रहना पड़ता था, और ये निर्भरता हमको दिखाई भी देती थी। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध में गैरसिन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासक को अफगानिस्तान के आने वाले हमलावरों खून सूबेदार के बराबर चुनौती मिलती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। क्या थे? कि हल्का सा भी अगर उनको भनक लग जाए, अफगानिस्तान से जो आने वाले हमलावर हैं या उनके सूबेदार हैं, अगर उनको बराबर चुनौती मिलती रहती थी, अगर वो जरा सी भी कमजोरी का आवाज हो जाए कि सेंट्रल में कमजोर है, तो जो उनका विद्रोह का झंडा था वो तुरंत खड़ा हो जाता था। इस चुनौती के चलते सुल्तान बड़ी मुश्किल से ही किसी तरह से अपने आप को बचाया हुआ था। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासक काल में हुआ। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? मोहम्मद तुगलक के जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में ये सारी चीजें हो रही थी। ये हमको इसमें देखने वाली बात है। सल्तनत के की भीतरी सीमा में जो अभियान चल रहे थे, उनका लक्ष्य था कि गैरसिन शहरों की पृष्ठभूमि के भीतर भीतरी क्षेत्रों की मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब में जंगल को साफ कर दिया गया। शिकारी, संग्रहकों और चारवाकों ने उनको प्रयास से खदेड़ दिया। वहां जमीन किसान को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन किया गया। व्यापारिक मार्गों को सुरक्षा, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरसिन शहरों में नया शहर आपका बस गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां के क्षेत्रों को, वहां के लोगों को खदेड़ कर और किसानों को जमीन दे दी, और मुख्यतः क्या, ताकि वहां जो आपके कृषि कार्य हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा सके और मार्गों को सुरक्षित बनाया गया ताकि व्यापार की उन्नति हो सके। किले, गैरसिन शहर जैसे नए शहर बसाने की योजना भी आती रही। दूसरा विस्तार सुल्तनत की भारी सीमाओं पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य कर सैनिक अभियान शुरू हुए, और ये अभियान सुल्तान महमूद तुगलक के समय में ही अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सुल्तान की ओर से सेनाओं, हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान वस्तु अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत में अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 साल बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में इसी उपमहाद्वीप में एक विशाल क्षेत्र, इसके युद्ध पश्चिमी के अंतर्गत आरंभ हुआ। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त कर दिया और शहरों को कब्जे में ले लिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमे में फैले सुनाते रहे और साथ ही किसानों से कर वसूलते रहे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र में इनका नियंत्रण किसी सीमा तक प्रभावी नहीं था। क्या नहीं था? किसी भी सीमा तक, किसी भी चीजों तक ये सारा आपका प्रशासन जो था, आपका नियंत्रण जो था, वो नहीं था। देख सकते हैं। तो आप इस क्षेत्र को देखिए, ये वो क्षेत्र है बच्चों, जब आपको देखने मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, दक्षिण भारत का अभियान चलाएगा और साउथ में कहां कहां आक्रमण करेगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो दिल्ली उसका सेंट्रल पॉइंट है। दिल्ली से वो जाएगा चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, मांडू, देवगिरी में कौन सा कर रहे हैं, यादव। उसके बाद वारंगल जाएगा, काकतीय वंश का शासन है।
फिर होलसेल जाएगा, द्वार समुद्रम जाएगा, तंजावर जाएगा और मदुरई जाएगा। इस तरह से वो क्या करेगा, दक्षिण की विजय करेगा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और कहते हैं इसकी दक्षिण की विजय बहुत सफल रही। कैसी रही? जो दक्षिण की विजय थी वो इसकी बहुत सफल रही। ठीक, ये हमको देखना है। जो हम इसके दक्षिण की विजय के विषय में हम लोग अगले लेक्चर में जो हमारा होगा अभी उसमें हम देखेंगे। क्लियर है? तब तक आप इसको बैठ जाइए, एक बार अच्छे से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।